अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ैनब एंड माय टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रेटिना डिटैचमेंट सर्जरी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेटिना डिटैचमेंट को और उसके बाद प्रेजेंटेशन को और उसके डायग्नोस्टिक पर्पसेस को किसके जरिए हम डायग्नोस कर सकते हैं वो हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद प्री ऑपरेटिव असेसमेंट भी पढ़ी थी। आगे हमारे सर्जरी से कंसर्न है, लेकिन सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू कर लेते हैं, देन हम लोग सर्जरी कवर करेंगे। उसमें इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं वो देखेंगे। फर्स्ट आ जाता है कि रेटिना डिटैचमेंट होता क्या है। वो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि न्यूरोसेंसरी लेयर जो है वो रेटिना पिगमेंटेड लेयर से सेपरेट हो जाए रेटिना डिटैचमेंट हो जाती है, जो कि इस्कीमिया और फोटो रिसेप्टर डिजनरेशन कॉज कर सकती है। अब इसके लिए सर्जिकल इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट हमारे पास एनाटमी रिकैप कर लेते हैं कि रेटिना लेयर होती है, उसके बाद उसकी आगे फर्दर लेयर्स होती हैं, उसके बाद मैक्यूलर फोबियस के सेंटर पॉइंट्स और विट्रस बॉडीज होती हैं जो कि रेटिना डिटैचमेंट में हेल्प आउट करती हैं या उनका रोल है। उसके बाद हमारे पास टाइप्स इसकी कौन कौन सी हैं। तीन तरह की टाइप्स हम लोगों ने पढ़ी थी, जो डिटेल में हमने पढ़ी थी कि मोस्ट कॉमनली रेमेटोजेनस होती है वैसे, और इसका मेजर कंसर्न क्या होता है कि टीयर इन रेटिना, और उसकी वजह से हमारे पास विट्रस फ्लूइड जो है वो लीकेज होता है, और उसकी वजह से सीपिंग की वजह से जो है वो दोनों लेयर से एक दूसरे से सेपरेट हो जाए। ट्रैक्शनल है कि ड्यू टू ट्रैक्शन या विट्रो रेटिनल ट्रैक्शन की वजह से हमारे पास ट्रैक्शनल होता है। एक्सुडेटिव एक्सुडेट हो रहा है, सीपिंग हो रही है, फ्लूइड लीकेज है। नो ब्रेकेज मतलब कोई ब्रेकेज नहीं हुई लेकिन फ्लूइड लीकेज है ड्यू टू थिननेस भी हम कह सकते हैं, तो एक्सुडेटिव होता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रेजेंटेशंस में फ्लोटर्स है, फोटोप्सी एंड सर्टन इफेक्ट्स हैं, कर्टन इफेक्ट्स है, कोबवेब वाला। उसके बाद पेनलेस विजन लॉस होता है, सेंट्रल और पेरिफेरल विजन लॉस होता है, ये हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास डायग्नोस्टिक टेक्निक में भी आपको बताया था कि इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी करते हैं, बीटा बी स्कैन है फॉर विट्रस हेमरेज एंड कैटरेक्ट के लिए, और उसके अलावा ओसिटी जिसको ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी भी कहते हैं, दिस इज अ ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी एंड डिटेक्ट दी सबटल मैक्यूलर डिटैचमेंट, जो कि मैक्यूलर डिटैचमेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। इसके अलावा फंटस फोटोग्राफी भी होती है जो कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि सर्जरी के गोल्स क्या होते हैं। एक तो हम लोगों ने रेटिना ब्रेकेज को सील करना है, उसके अलावा पिगमेंटेड लेयर को रीअटैच करना है, उसके अलावा अगर ट्रैक्शनल है तो ट्रैक्शन फोर्सेस को रिमूव करना है, और इसके अलावा हम लोगों ने सब रेटिना फ्लूइड को रिमूव करना है, ड्रेनेज करनी है, उसके अलावा रिकरेंस से प्रिवेंट करना है। ये हमारे पास हो गए सर्जरी के गोल्स जो रिक्वायर्ड है, या फिर हम कह सकते हैं कि एट द एंड ऑफ द सर्जरी हमें हमारे जो गोल्स होते हैं कि ये हमारे पास आउटकम्स आने चाहिए, सर्जिकल आउटकम्स भी इनको कह सकते हैं। सर्जिकल प्रोसीजर एंड इंस्ट्रूमेंट्स जो आज का हमारा मेजर कंसर्न है या टॉपिक है वो देखते हैं। सबसे पहले न्यूमेटिक रेटिनोपैक्सी, ये एक मेथड है न्यूमेटिक रेटिनोपैक्सी। इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेटिक एज द नेम शोज के एयर ब्लो होती है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि गैस इंजेक्टर इंट्राविट्रल हम लोग गैस इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास पिगमेंटेड लेयर सेंसरी लेयर है उसको पुश मिलता है, वो बैक टू दी पिगमेंटेड लेयर, और उसके बाद सील कर देते हैं बाय यूजिंग दी क्रायोथेरेपी और क्रायोथेरेपी एंड लेजर। इसके लिए प्रॉपर हेड पोजीशन रिक्वायर्ड होती है। अब इसमें इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से यूज होते हैं देख लें। 30 गेज नीडल है फॉर द इंसर्शन ऑफ द गैस, और गैस स्ट्रिंज होती है जिसमें हम लोग गैसेस कौन कौन से यूज करते हैं वो आप देख सकते हैं। एक तो C3F8 मतलब कार्बन 3 एंड फ्लोराइड 8 एक ये गैस, और एक सल्फर फ्लोराइड 6 है। इनडायरेक्ट लेजर प्रोब है या क्रायो प्रोब है जिसके जरिए हम लोग सील बैक करते हैं। उसके अलावा स्क्लेरा डिप्रेसर है, स्क्लेरा पर डिप्रेस करने के लिए। ये मोस्ट कॉमनली वैसे हमारे पास स्क्लेरा बकल में या विट्रेक्टमी में यूज होता है। ये स्क्लेरा डिप्रेसर है। न्यूमेटिक रेटिनोपैथी का मैंने रेटिनोपैक्सी का ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। और उसके अलावा जो है मतलब इसको सील बैक कर दिया जाए तो पहले एयर इंजेक्शन की, एयर पहले हम लोगों ने इंसिजन दिया स्मॉल, और उसके बाद हम लोगों ने एयर इंजेक्ट की, और उसके बाद जो है हम लोगों ने क्रायो प्रोब यूज की, और उसके जरिए हम लोगों ने लेजर थेरेपी की। और जो एयर थी हमारे पास उसी पोजीशन में प्रॉपर हेड पोजीशन में रखना है कि एयर उसी पार्ट में रहे ताकि इधर उधर मतलब फ्लो ना करे और डैमेज ना हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्क्लेरा बक्कल। एज नेम शो इसके बकलिंग है, आउटर पोर्शन ऑफ स्क्लेरा पे हम बक्कल लगा देते हैं जिससे हमारे पास जो है वो रेटिना डिटैचमेंट्स को हम लोग ट्रीट करें। ये इनडायरेक्ट मेथड है लेकिन हमारे पास आइडियली ये जो है यंग पेशेंट्स में यूज किया जाता है। आइडेंटिफाई, एक तो हम लोगों ने टीयर जहाँ पर ब्रेकेज है उसको आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद क्रायोथेरेपी करके उसके बाद सुचरिंग करनी होती है। ये इसके स्टेप्स है। इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज होते हैं, एक तो हमारे पास अगर बक्कल है, सर्कुलर बक्कल यूज करना है, उसके लिए हमारे पास कैस्ट्रोवेजो कैलिपर होना चाहिए जिससे हम मेजर कर सके मेजरमेंट ऑफ द आई के लिए। उसके बाद सिलिकॉन बैंड और स्पॉन्ज फॉर दी जो है सुचरिंग
फॉर द सुचरिंग, उसके बाद कवरेज के लिए, उसके बाद क्रायो प्रोब है, मसल्स हुक है फॉर लिफ्टिंग ऑफ द मसल्स और स्क्लेरा को क्लियर करने के लिए, उसके अलावा नीडल होल्डर है, और उसके अलावा स्क्लेरा डिप्रेसर है जो स्क्लेरा पर एक डिप्रेशन सा प्रोवाइड करता है फॉर द फर्दर सर्जिकल प्रोसीजर्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पार्स प्लाना विट्रेक्टमी। पार्स प्लाना विट्रेक्टमी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, जस्ट लाइक दी हमारे पास न्यूमैटिक रेटिनोपैक्सी है, लेकिन इसमें कुछ बदलाव है। आप कह सकते हैं कि इसमें ट्रोकार कैनुला इंसर्शन की जाती है फर्स्ट, उसके अलावा विट्रेक्टमी मतलब कि विट्रस ह्यूमर थोड़ा सा रिमूव किया जाता है, उसके अलावा मेम्ब्रेन को थोड़ा सा पीलिंग ऑफ किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेम्ब्रेन को थोड़ा सा पील किया, उसके बाद सब रेटिना फ्लूइड की ड्रेनेज की। नेक्स्ट हम लोगों ने एंडो लेजर यूज किया, और उसके अलावा टेम्पोनेट यूज होता है। टेम्पोनेट क्या होता है वो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। अब इस पे इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से यूज होते हैं, एक तो हमारे पास नीडल्स हैं, वो डिपेंड करता है, वेरी करता है। विट्रेक्टमी कटर है जो यूज करते हैं फॉर कटिंग, उसके अलावा लाइट पाइप होता है कि जो लाइट फोकसिंग में हेल्प आउट करता है, उसके अलावा एंडोलेजर प्रोब है, देन हमारे पास फ्लूइड एक्सचेंजर और कैनुला होता है, और फोर्सेप एंड सीजर और सिलिकॉन ऑयल इंजेक्टर होता है जो कि सम केसेस में रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेम्पोनेट एजेंट होता क्या है। टेम्पोनेट एजेंट होता है कि एक प्लग टेंट और जो वूंड को टाइटली कवर करने के लिए यूज किया जाता है। टेम्पोनेट एजेंट कोई गैसेस भी हो सकती हैं, मतलब हमारे पास रेटिना में टीयर है या ब्रेकेज है, तो उसको टाइटली कवर करने के लिए या सील करने के लिए जो है, इंसर्ट करने के लिए हम लोग टेम्पोनेट एजेंट को यूज करते हैं, जो कि हेमरेज को अरेस्ट करने में हेल्प आउट करता है। अब हमारे पास इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेटिना डिटैचमेंट देखा जाए तो टेम्पोनेट एजेंट एक टेम्परेरी और परमानेंट जो है सरफेस टेंशन प्रोवाइड करता है, जो अक्रॉस द रेटिना ब्रेकेज होती है। ठीक है, अब प्रीवियसली हम लोगों ने जो भी पढ़ी है रेटिनोपैक्सी है, तो उसमें सील रिक्वायर्ड होती है, तो हम टेम्पोनेट एजेंट यूज करते हैं। अब इसमें एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, एक तो एयर है और एक सल्फर फ्लोराइड गैस है, उसके अलावा C3F8 गैसेस है और सिलिकॉन ऑयल यूज होता है। ड्यूरेशन इनकी वेरी करती है, एयर के लिए 5 to 7 डेज है, मैंने कंजक्टिवली लिखा हुआ है, और जो सल्फर फ्लोराइड मतलब इनका एक्शन कब तक खत्म होता है। अब आप टेम्पोनेट एजेंट को समझ सकते हैं कि एज अ टेम्पोन एक्ट करता है, कि जो हमारे पास सरफेस टेंशन प्रोवाइड करने के लिए। अब जो हमारे पास है SF6 गैस है, वो हमारे पास 10 to 14 डेज तक उसका एक्शन होता है, और अगर C3F8 की बात की जाए तो 30 to 40 डेज, और सिलिकॉन ऑयल जो है वो टिल मंथ्स तक चलता है। अब हमारे पास इनकी ड्यूरेशन का अगर देखा जाए तो एयर जो है शॉर्ट टर्म और जल्दी रिजॉल्व हो जाती है, और शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं। और SF6 हम लोग मीडियम एक्सपेंशन के लिए, कि मीडियम जो है मतलब थोड़ी सी एक्सपेंशन हो, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट के लिए और स्लो एब्जॉर्प्शन के लिए हम लोग C3F6 यूज करते हैं कि अनटिल अनलेस हेमरेज कवर ना हो जाए। उसके अलावा सिलिकॉन ऑयल जो है वो फॉर मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर के लिए यूज करते हैं। अब फर्दर इंस्ट्रूमेंट्स जो इसमें यूज होते हैं, ट्रोकार कैनुला, वो जो ऑलरेडी आपको बता दिया कि विट्रेक्टमी का टूल है। फ्लूइड नीडल है कि जो सब रेटिनल फ्लूइड जो है उसको एक्सपायर करने के लिए यूज किया जाता है। एंडो इल्यूमिनेटर है जो कि लाइट सोर्स है, इंट्राकुलर लाइट सोर्स है जो कि रिक्वायर्ड होता है। उसके अलावा लेजर एंडोप्रोब है जो कि रेटिना को सील बैक करने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास रेटिनल फोर्सेप है, मेम्ब्रेन को पील ऑफ करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जो कि विट्रेक्टमी में यूज होती है। और कैंडिलायर लाइट है, हैंड्स फ्री इल्यूमिनेशन के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मैंने मतलब लास्ट आपको बताए हैं, वही है। इल्यूमिनेटर है, ये प्रोब है, और उसके अलावा ये लेज़र है। और हमारे पास इसी तरीके से आगे जो इस पे इंस्ट्रूमेंट्स है मतलब मोस्ट कॉमनली जो यूज होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। मतलब ये क्वाइट डिफरेंट है, जो मैंने इंस्ट्रूमेंट्स का टॉपिक करवाए थे जिस पे कवर नहीं होने थे, इसलिए मैंने इनको सेपरेटली रखा। नेक्स्ट हमारे पास सर्जिकल स्टेप, और मतलब क्या सेटअप कैसा होना चाहिए, ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा जो है वाइड एंगल व्यूइंग सिस्टम होना चाहिए, विट्रेक्टमी मशीन होनी चाहिए बाकायदा, जिसमें एस्पायरेशन, कटिंग एंड इल्यूमिनेशन कंट्रोल होनी चाहिए, और सिलिकॉन ऑयल डिलीवरी होनी चाहिए उसमें, और पेशेंट की प्रॉपर पोजिशनिंग होनी चाहिए। ये हमारे पास सर्जिकल सेटअप है, और माइक्रोस्कोप है जो रिक्वायर्ड होते हैं एक जहाँ पर हम लोगों ने ये प्रोसीजर करना होता है रेटिना डिटैचमेंट का। उसके लिए जो सर्जिकल सेटअप है वो ये होना चाहिए। पोस्ट ऑपरेटिवली केयर क्या होती है, एक तो हम लोगों ने उसको कहना है कि हाई एल्टीट्यूड पे नहीं जाना।
उसके अलावा इंट्राओकुलर प्रेशर को, रेटिना डी अटैचमेंट को मॉनिटर करते जाना है, फंडस एग्जामिनेशन और ओसीटी करवानी है, और टॉपिकल स्टीरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स और साइकोप्लेजिक्स देते जाना है। उसके अलावा फेस डाउन पोजिशनिंग रखनी है इफ गैस यूज। इन दैट केस अगर हम गैस यूज कर रहे हैं तो हम लोगों ने फेस डाउन पोजिशन रखवानी है ताकि जो हमारे पास है गैस है वो दूसरी तरफ मोबाइल ना हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास इसके आउटकम और प्रोग्नोसिस क्या होता है कि एक तो सक्सेस रेट इसका 85 to 90% है, और उसके अलावा कॉम्प्लेक्स केसेस में नीड सेकंड इंटरवेंशन, मतलब एक सेकंड इंटरवेंशन भी रिक्वायर्ड हो सकती है कॉम्प्लेक्स केसेस में, कि इससे इनको अगर हील नहीं हुआ तो हम लोग सेकेंडली इंटरवेंशन अप्लाई कर सकें। और जो इनके इन्फ्लुएंस करते हैं इनके आउटकम्स में, उनमें इनका ड्यूरेशन होता है। उसके अलावा मैक्यूला ऑन वर्सेज मैक्यूला ऑफ पर डिपेंड करते हैं। उसके अलावा प्रोलिफरेटिव विट्रोरेटिनोपैथी प्रेजेंस भी करता है। अगर ये प्रेजेंट है तो हमारे पास हो सकता है कि आउटकम्स कुछ और आए, और अगर नहीं है तो हमारे पास हो सकता है कि आउटकम्स कुछ और आए। ये डिपेंड करता है आउटकम्स और प्रोग्नोसिस पे, इसकी जो फैक्टर। नेक्स्ट, पोस्ट ऑपरेटिवली हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है? रिकरेंस हो सकता है कि डी अटैचमेंट हो गई है। उसके अलावा कैटरेक्ट प्रोग्नोसिस हो सकता है, और उसके अलावा हमारे पास ग्लैकोमा हो सकता है, और उसके अलावा PVR फॉर्मेशन है। उसके अलावा एंडोफेथेल्माइटिस रेयर बट वीएन थ्रेटनिंग होता है। ये हमारे पास ये भी एक इन्फ्लेमेशन है कि एंडोफेथेल्माइटिस मतलब कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाना। नेक्स्ट समरी में हम कवर करते हैं कि रेटिना डिटैचमेंट एक ऑप्थेल्मिक इमरजेंसी है, और ये किसी भी तरह से हो सकती है। जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि बाय एज कोई हमारे पास कोमॉर्बिडिटी है उसकी वजह से भी, और कुछ भी हो सकता है। उसके बाद चॉइस ऑफ सर्जरी जो डिपेंड करती है टाइप, लोकेशन और लेंस स्टेटस पे डिपेंड करती है, और इसका इंस्ट्रूमेंट्स का जो मैंने आपको बताया है उनको प्रॉपर स्टरलाइज होना चाहिए, और कुछ डिस्पोजेबल भी होते हैं उनको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, और इनकी जो है वो विजुअल प्रोग्नोसिस जो है वो टाइमली इंटरवेंशन, मतलब टाइमली इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होती है कि हमारे पास एक अच्छी प्रोग्नोसिस है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस वाज ऑल अबाउट द रेटिना डिटैचमेंट सर्जरीज। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्दर सर्जरीज को एंड करेंगे और मतलब स्टडी करेंगे, और एक इंटरेस्ट बिल्ड करेंगे। अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हो या अगर चाहते हैं कि मैं इम्प्रूव करूं तो आप मुझे कमेंट कर दिया करें, लेकिन मैं जो भी कर रही हूँ मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए कर रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा, या अगर आपका कोई टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको स्लाइड्स भी चाहिए इन दैट केस तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।